हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 10 सोशल साइंस की प्रैक्टिस सेट को। यानी कि आप सभी जानते हैं कि जब हम कोई भी पेपर देने जाते हैं तो उसके पहले हम उसकी प्रैक्टिस करके सही प्रकार से जाते हैं, यानी कि अभ्यास करना है। अभी आपका जल्दी ही प्री बोर्ड का पेपर हुआ, तो आप सभी को पता चल गया होगा कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन, यानी कि किस प्रकार से मॉडल पेपर, किस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछ रहे हैं। तो टर्म फर्स्ट के जो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड के, वो आपके 30 नवंबर से होने वाले हैं, यानी कि 30 नवंबर को आपको एसएसटी का पेपर है। तो प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक और प्रैक्टिस। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे इसमें जो दिए गए सारे जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसका सही प्रकार से आप अभ्यास कर सकें। और आप सभी को पता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, 4 पार्ट में क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी को मालूम है कि जो समय दिया जाता है वो 1.5 घंटे का समय आपके लिए है, और 40 नंबर का पेपर आपका होगा। यानी कि टोटल जो क्वेश्चन होगा वो 4 खंडों में आपको डिवाइड होगा, यानी कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य आपको हैं। बस इसमें आपको क्या है, 60 बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जो 4 खंडों क ख घ में विभाजित होगा। खंड क में 40 कुल 24 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 20 पर करने हैं। ख में 22 प्रश्न दिए जाएंगे, टोटल 18 करने हैं। ग में जो पैराग्राफ यानी कि स्रोत आधारित प्रश्न होंगे, 12 में से 10 करने होंगे। और 2 क्वेश्चन मानचित्र पर आधारित होगा। यानी कि प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। यानी कि खंड क में 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, ख में भी 4 है, और ग में आपके 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा ऐसे मिलेंगे, जिसमें से अगर आपके जो भी क्वेश्चन नहीं आएंगे उसको आप ना करें। और इसलिए कि आपके लिए जो ये पेपर है बहुत अच्छा होने वाला है, यानी कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी। मेहनत किस प्रकार से करनी है, यानी कि कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं जिनमें से क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं, तो उन चैप्टरों को आप सही प्रकार से पढ़ें, जिससे कि उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए आपसे छूटने ना पाए। जैसे जो हिस्ट्री का चैप्टर है, उसको सही प्रकार से कंप्लीट रूप से कर ले तो आपको 10 नंबर उसको आपको वहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि टर्म फर्स्ट के लिए हिस्ट्री का पहला चैप्टर ही आएगा एक ही। ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो इन दोनों चैप्टर को तो कभी भी आप छोड़े ही मत। तो चलिए हम इस प्रैक्टिस सेट को जल्दी जल्दी करते हैं। और साथ ही साथ आपके लिए, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा, आपके लिए बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको बनाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के स्तर पर संसाधनों का वर्गीकरण नहीं है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि जहाँ पर नहीं शब्द आए उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे आपको क्या आंसर देने में बहुत सारी आसानी हो जाए। तो इसमें आपको दे रखा है कि संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार, सामुदायिक। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन सा विकास के स्तर पर संसाधनों का वर्गीकरण नहीं है। तो आप सभी को पता है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामुदायिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन सेकेंड है इसमें कि झूम कृषि को पश्चिमी घाट में किस नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो झूम खेती है इसको क्या है, अलग अलग नामों से जानते हैं। कहीं कहीं इसे कर्तन दहन खेती कहते हैं, कहीं पर इसको स्थानांतरित खेती के नाम से भी जानते हैं, कहीं पर इसे घुमंतु खेती के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि झूम कृषि को पश्चिमी घाट में, यानी कि जो भारत का जो ये मैप है, तो ये जो पश्चिम का एरिया यानी कि पश्चिमी घाट में, इसमें झूम कृषि को किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा है खिल, बी दे रखा है कुरवा, सी दे रखा है कुमारी, और डी दे रखा है कोमान। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। तो आप इसको आप जरूर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ कृषि का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, जो कृषि का चैप्टर है इसको सही प्रकार से कंप्लीट रूप से पढ़ें, यानी कि जो रोपड़ कृषि है इसमें कौन कौन सी फसल आती है इसको जरूर देखें। मोटे अनाज में कौन कौन सी फसल आती है इसको जरूर देखें। रबी की फसल कौन कौन सी इसको जरूर देखें, खरीफ की, जायद की। इसे कंप्लीट रूप से करके या पढ़ के जाएं, क्योंकि इनमें से एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में प्री बोर्ड में भी क्वेश्चन आया था और आपके टर्म फर्स्ट में भी क्वेश्चन जरूर आएगा। तो प्यारे बच्चे, इसको जरूर करके जाएं आप। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होता है। ऑप्शन में ए लिखा चाय, बी कॉफ़ी, सी रबड़, डी उपयुक्त में से, यानी कि उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन में जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। यानी कि जो रोपड़ कृषि है ये, इसमें चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, यानी कि उपयुक्त सभी है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस फसल को तैयार करने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। ऑप्शन ए गन्ना, बी गेहूँ, सी चावल, डी तरबूज। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गन्ना। यानी क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गन्ना। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी बांग्लादेश। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि चीन। यानी कि जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश हो जाएगा ये चीन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। तो प्यारे बच्चों, जो रेशेदार फसल है इसको भी आप नोट करें कॉपी में और समझें, यानी कि इस प्रैक्टिस सेट को आप कॉपी में भी जरूर भी कर लेंगे और साथ ही साथ इसकी तैयारी जरूर करें। तो ऑप्शन ए दे रखा कपास, बी दे रखा है जूट, सी दे रखा सन, डी दे रखा उपयुक्त भी। तो प्यारे बच्चों, जो इनमें से जो रेशेदार फसल है वो आपका कौन सी है, यानी कि जो उपयुक्त सभी है इनको हम रेशेदार फसल के नाम से जानते हैं, यानी कि कपास, जूट और सन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7 है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया, यानी कि कौन सा ऐसा जो आंदोलन है जिनको रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं। तो आप सभी को पता है क्वेश्चन नंबर जो 7 इसका ऑप्शन ए दे रखा है भूदान ग्रामदान आंदोलन, रूसी क्रांति, सी देखा द्वितीय विश्व युद्ध, डी देखा फ्रांसीसी क्रांति। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भूदान ग्रामदान आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न भारत में विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में जो निर्णायक की भूमिका कौन निभाता है। ऑप्शन ए दे रखा कि सर्वोच्च न्यायालय, बी दे रखा राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी राज्यपाल। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि जो भारत में विभिन्न स्तरों की जो सरकारों के जो बीच है विवादों की जो स्थिति में जो निर्णायक ये भूमिका जो निभाता है ये सर्वोच्च न्यायालय निभाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। ऑप्शन ए एकात्मक, बी केंद्रीकृत, सी संघात्मक, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी, यानी कि भारत में क्या है संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कर रहा है कि जो अस्थायी स्वशासी निकायों में कम से कम रिक्त स्थान जो पद है महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। मैं यानी कि आपको बताना है कि महिलाओं के लिए कितना जो है सीट जो है आरक्षित किया गया है, यानी कि जो पद है कितना आरक्षित किया गया है ये आपको बताना है। स्थानीय निकाय यानी कि जो ग्राम पंचायत है। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए देखा है 1/3, बी देखा आधे से अधिक, सी देखा है 2/3 और डी देखा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन जो 10 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जो स्थानीय स्वशासी निकायों में जो है महिलाओं के जो पद है 1/3 आरक्षित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन 11 क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में यानी कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को रिक्त स्थान या अनुसूची में रखा गया है। यानी कि आपको बताना है कि भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं हैं इसको किस अनुसूची में रखा गया है। ऑप्शन ए है 7वीं, डी 8वीं, सी 6ठी और डी 12वीं दे रखा है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं हैं इनको क्या है 8वीं अनुसूची में रखा गया है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराया गया है जो एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और टर्म फर्स्ट में आने की संभावना है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें जिससे कि इसमें दिए गए सारे जो क्वेश्चन है इसको सही प्रकार से आप समझ सकें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या राज्यों को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान प्राप्त है। और ऑप्शन ए देखा है असम, बी और अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड और डी देखा उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि 300 अनुच्छेद 371 के अंतर्गत क्या है, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को विशेष प्रावधान प्राप्त है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वेलोनिया क्षेत्र के निवासी मुख्यतः किस भाषा को बोलते हैं? ए जर्मन, बी फ्रेंच, सी सिंगली और डी डच। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा क्वेश्चन नंबर बी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि फ्रेंच। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि बच्चों वीडियो को बनाने में समय बहुत लगता है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, तो जहाँ तक कोशिश की जाएगी आपको बनाकर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण नहीं है? तो ऑप्शन ए दे रखा है भारत है, श्रीलंका है, बेल्जियम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि श्रीलंका। यानी कि श्रीलंका में सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण नहीं हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 15 है कि लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत है कि रिक्त स्थान ही सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है। यानी कि आपको बताना है कि कौन सा इसमें है जो राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है। ऑप्शन ए जनता, बी नेता, सी प्रशासनिक अधिकारी, डी राज्यपाल। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जनता। यानी कि सारी शक्तियों का जो स्रोत है वो जनता है। कहीं कहीं आपको अगर जनता न देकर जनता के द्वारा प्रतिनिधि दिया गया है तो वो भी सही हो सकता है, इसलिए कोई भी कन्फ्यूजन आपके अंदर नहीं होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो प्यारे बच्चों, आपसे इस 4 कथन दिया गया है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है। आपको जो गलत कथन है उसको आपको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सा जो क्वेश्चन है ये गलत होगा। ऑप्शन ए देखा कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो प्यारे बच्चों ये भी सही है। और मत्स्य पालन जो द्वितीयक क्षेत्र में आता है, तो बच्चों ये गलत है। क्वेश्चन बी है बैंक सेवाएं तृतीयक क्षेत्र में आता है, ये सही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपसे पूछा गया था कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी। तो चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में अक्सर पूछता है, तो इस क्वेश्चन को तो आप इम्पोर्टेंट लगा लें क्योंकि ये पूछा जा सकता है। यानी कि मानव विकास सूचकांक की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? विश्व व्यापार संगठन के द्वारा, या संयुक्त राष्ट्र संघ, या संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम के द्वारा है मानव विकास सूचकांक की गणना की जाती है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शहरी अमीर परिवार की लड़की के लिए विकास का लक्ष्य हो सकता है? प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि सभी लोगों के लिए विकास का जो लक्ष्य है वो अलग अलग हो सकता है। एक गरीब व्यक्ति के लिए अलग है, शहर पूंजीपति के लिए अलग है। तो यहाँ पर एक शहर में रहने वाली अमीर जो परिवार की लड़की है, उसके जो विकास का लक्ष्य है वो अलग है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए है कि अपने भाई जितनी स्वतंत्रता प्राप्त करना, अपने स्वयं के निर्णय ले सकें, विदेश में अपनी पढ़ाई कर सके, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि जो एक शहर में रहने वाले अमीर परिवार की जो लड़की है, इसके विकास के लक्ष्य सारे हो सकते हैं कि उसे अपने भाई के बराबर स्वतंत्रता भी प्राप्त करनी होगी, और वो स्वयं के निर्णय भी ले सके, विदेश में पढ़ाई भी कर सके।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 19 है। तो प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी क्वेश्चन को आप करें क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए पूरा जरूर देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है। तो ये इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर का जो क्वेश्चन है। तो ये जो क्षेत्र है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, इस क्षेत्र को जरूर पढ़िए बच्चों। इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इस को कंप्लीट रूप से तृतीय क्षेत्र में कौन आता है, प्राथमिक द्वितीयक में, इसको जरूर करें जिससे कोई भी क्वेश्चन आए आपसे मिस ना होने पाए। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला है 20 क्वेश्चन है कि सुदीप को बिना उचित कारण बताए नौकरी से नहीं हटाया जा सकता है, बताइए वह किस क्षेत्र में कार्यरत है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को भी जरूर पढ़ के जाएं, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, कि इसमें से भी आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संगठित क्षेत्र, क्योंकि संगठित क्षेत्र होता है यहाँ पर आपको क्या है, जब नौकरी से हटाया जाएगा तो बिना कारण बताए नहीं हटाया जा सकता है। यहाँ पर सारी चीज़ फिक्स होता है, सरकार के नियंत्रण में होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से कौन सा विचार जूसेपी मेस्सिनी का नहीं था, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजशाही का समर्थन। तो बच्चों सारा ऑप्शन आप पढ़ लेना, क्योंकि अगर सारे ऑप्शन को हम पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 से प्यारे बच्चों कि मैटरनिक कौन था। तो आज सभी को पता है कि जो मैटरनिक था ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर जो 22 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि फ्रेडरिक लिस्ट कौन थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 23 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये अर्थशास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने जर्मेनिया का चित्र बनाया था। ऑप्शन ए फिलिप फेट, बी अर्नेस्ट रेनन, सी फ्रेडरिक सारियो, डी काबूट। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि जो जर्मेनिया का जो चित्र है ये फिलिप वेट ने बनाया था। तो ये क्वेश्चन जो आपके प्री बोर्ड में भी पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने कर लिया है, यानी कि खंड का हमने कंप्लीट कर लिया सेक्शन ए। सेक्शन बी को हम देखते हैं कि खंड बी, यानी कि सेक्शन सेकंड पार्ट को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि किसने कहा था कि मेस्सिनी हमारी सामाजिक व्यवस्था सबसे खतरनाक दुश्मन है, यानी ये किसका कथन है जिसने कहा था कि मेस्सिनी हमारी सामाजिक व्यवस्था सबसे खतरनाक दुश्मन है। ऑप्शन ए है ड्यूक मैटरनिक, बी नेपोलियन, सी इमैनुअल विक्टर फर्स्ट, डी इमैनुअल विक्टर सेकेंड। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 25 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ड्यूक मैटरनिक। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इटली के एकीकरण के विषय में संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑटोवन बिस्मार्क इटली के एकीकरण का सूत्रधार था। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 26 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1804 की नेपोलियन नागरिक संहिता के संदर्भ में सत्य है। तो आपको बताना कि कौन सा कथन सत्य है। तो पहला देखा कि इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया, ये भी सत्य है। इसने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, ये भी सत्य है। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया, ये भी सत्य है। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया है, ये भी सत्य है। यानी कि इस तरफ से अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर जो 27 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी कथन जो सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है
कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य है। यानी कि दे रखा है ऑप्शन ए, हैम्सबर्ग साम्राज्य में इतालवी समाज विभिन्न राजवंशों में बटा हुआ था, ये सत्य है। जूसेपे मैस्सिनी ने एकीकृत इतालवी राज्य के लिए विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा तय रखी, ये भी सत्य है। सी दे रखा है, जूसेप मैस्सिनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी, ये भी सत्य है। डी दे रखा 1861 में विक्टर इमैनुएल द्वितीय ने स्वयं को एकीकृत इटली का राज सम्राट घोषित किया था, ये भी सत्य है। तो इस हिसाब से देखा जाए क्वेश्चन नंबर जो 28 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर आपसे 29 पूछा जा रहा है कि सही मिलान की पहचान करना, यानी कि जो मिलान है आप में बताना है कि कौन सा मिलान सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि मैटरनिक। यानी कि जो मैटरनिक था ये ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। तो क्वेश्चन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है कि गलत मिलान की पहचान करना, क्योंकि आपके पेपर में इस तरह से मिलान से संबंधित एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो सही प्रकार से आप पढ़ के जाएं, जिससे आपसे क्या क्वेश्चन गलती न होने पाए। तो गलत मिलान की पहचान करना है, तो आपको क्वेश्चन नंबर जो 30 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैव संसाधन धातुएं। क्योंकि जैव संसाधन में धातुएं नहीं होती हैं, क्योंकि जैव संसाधन मतलब जो सजीव होते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मरुस्थलीय मृदा के संदर्भ में सही है। ये प्यारे बच्चों, मिट्टी से संबंधित एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो मिट्टी के पार्ट को पेपर से पहले करके जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त जो कथन है ये बिल्कुल सही है मरुस्थलीय मृदा के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है कि गलत मिलान की पहचान कीजिए, यानी कि जो उसमें गलत मिलान है उसकी आपको पहचान करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लाल मृदा सेब की जो कृषि के लिए ये बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में कॉफी उत्पादन के संदर्भ में असत्य है, यानी कि गलत कथन को आपको बताना कि क्या असत्य है। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि अरेबिक किस्म की जो कॉफ़ी है भारत में जापान से लाई गई। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलोढ़ मृदा के संदर्भ में सत्य है, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कौन सा कथन जो है जलोढ़ मृदा के लिए सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि यह मृदा अत्यधिक उपजाऊ होती है। सॉरी बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 34 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि यह मृदा अधिक उपजाऊ होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, डीजल किस प्रकार का संसाधन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है, डीजल कौन सा किस प्रकार का संसाधन है। तो ये क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला, पेट्रोलियम सारे क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। तो आप क्वेश्चन जब आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं या पेपर देने से पहले आपको नवीकरणीय और अनवीकरणीय को पढ़ के जाएं, क्योंकि पेपरों में इससे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 36 है, इसको देखते हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जाएगा कि नीचे दिए जो कथन है इसको पढ़ना है, यानी कि एक प्रकथन दिया जाएगा, संकल्पना और कारण है। तो पढ़ना है संकल्पना में, और इसके जो कारण है इसी के दोनों के आधार पे आपको क्या ऑप्शन सही करना है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि संकल्पना कह रहा है कि देश के आर्थिक विकास के लिए सतत पोषण विकास की आवश्यकता पड़ती है। और आपसे कारण करा कि सतत पोषण विकास ये सुनिश्चित करता है कि उत्पादन प्रक्रिया पर्यावरण के अनुकूल हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 36 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संकल्पना और कारण दोनों सत्य है। कारण जो है संकल्पना की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं कि ये भी इसी तरह से है, कारण कथन बताना आपको है।
यानी कि नीचे दिए गए जो प्रश्न है इसमें दो प्रकथन है दिए गए, इसमें एक संकल्पना दूसरा कारण है, और इसको पढ़कर क्या है आपको सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो संकल्पना है कि मत्स्य पालन का कार्य प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि मत्स्य पालन सीधे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, तो दोनों कथन सत्य है, तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपसे 38 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि श्रीमान जय एक काल्पनिक देश यानी कि पालमपुर के निवासी हैं, यह एक विकसित देश है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उनके देश की विशेषता है? तो ये आपको क्या है बताना है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला है कि औद्योगिकरण की तीव्र रफ्तार व उच्च प्रति व्यक्ति आय, उच्च शिशु मृत्यु दर, उच्च मानव विकास सूचकांक, उच्च सकल घरेलू उत्पाद। तो इसमें आपको बताना है कि उनके देश की विशेषता कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 38 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सिर्फ 1, 3 व 4 सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 38 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि जो केवल क्या हो जाएगा, केवल 1 सही होगा, 3 सही और 4। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से किस कानून द्वारा भारत सरकार ने 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार को सुनिश्चित किया है? तो ऑप्शन ए स्कूल चले हम, काम के बदले अनाज, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो क्वेश्चन नंबर जो 39 है उसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून अधिनियम के द्वारा 100 दिन के रोजगार की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से किन कारणों से तमिल श्रीलंका में बेगानापन महसूस करने लगे? तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि सभी कथन सत्य हैं। यानी जो ऊपर दिया गया है ये सारे जो कथन है ये श्रीलंका में तमिलों को बेगानापन महसूस करा रहा था, यानी कि जो ये भी सही है, ये भी और ये भी, तो इसे आप पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 दे रखा कि निम्नलिखित में से जो दो एक प्रकथन संकल्पना एक कार्य दे रखा है, तो आपको इसके आधार पर क्या है नीचे ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही है। संकल्पना है कि बेल्जियम ने अपने संविधान में 1970 से 1993 के मध्य 4 संशोधन किए, और कारण दे रखा कि बेल्जियम में डच भाषी व फ्रेंच भाषी लोगों के मध्य तनाव बढ़ रहा था, यानी कि दोनों कारण कथन सत्य है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस करके जाए, जिससे क्या है कि क्वेश्चन जब आए तो आप सही प्रकार से कर सकें, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन एक संघ सूची का विषय नहीं है? तो प्यारे बच्चों एग्जाम में जाने से पहले आपको क्या है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची इसको भी पढ़ के जाए, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन पेपर में पूछता है। तो आपसे पूछा कि कौन सा क्या है कि संघ सूची का विषय नहीं है। ए दे रखा है रक्षा, विवाह, संचार, व्यापार। तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी केवल 2 और 4। यानी कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? विवाह और व्यापार, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। तो ये क्या कहलाता है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 43 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि बहुसंख्यकवाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है, आपको क्या है गलत मिलान की पहचान करना है, यानी कि इसमें से कुछ गलत मिलान है, आपको उसकी पहचान करना है। तो चलिए देखते हैं। 44 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी साथ आकर संघ बनाना। ये भारत के लिए नहीं है, ये अमेरिका के लिए है, यानी कि भारत के लिए क्या है
साथ लेकर संघ बनाना। तो आपसे गलत मिलान पूछा गया है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। तो आप सभी को पता होगा कि हमने पढ़ा था कि क्वेश्चन नंबर जो 45 है, इसमें जो ब्रुसेल्स का जो संघ है, यानी कि ऑप्शन बी यूरोपियन संघ, यानी कि इसका जो मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स जो है ये बेल्जियम की राजधानी है, इसको भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 46 है, आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको आप बताएं कि बेल्जियम में संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार किस सरकार को है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 है, यानी कि सामुदायिक सरकार को। तो इसे आप नोट करें कॉपी में। खंड बी भी सही हो गया, यानी कि सेक्शन बी का हमने कंप्लीट कर लिया। तो सेक्शन सी को देखते हैं कि यानी कि पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन आपको है। इसमें नीचे दिए गए जो पैराग्राफ है इसको आपको पढ़ना है, और फिर इसी के आधार पर जो दिया गया जो क्वेश्चन है इसको आपको कंप्लीट करना है। तो ये हरियाणा, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े हैं। तो जिसमें आप देखेंगे इधर राज्य है, इधर क्या है, शिशु मृत्यु दर जो है जो 1000 में है। और साक्षरता दर दी गई है, और निवल उपस्थिति अनुपात यानी कि 100% तथा आयु 14। तो इसको आप देखेंगे, तो इसी के आधार पर क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 47 है कि इनमें से किस राज्य में माध्यमिक स्तर पर स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात सर्वाधिक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 47 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि केरल है। तो इस सारणी के द्वारा आप इसका आंसर आप चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न इनमें से कौन सा राज्य सबसे अधिक साक्षर है। तो क्वेश्चन नंबर जो 48 है, इसका आंसर सी केरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, इनमें से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर स्थिति सबसे खराब है। तो क्वेश्चन नंबर जो 49 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बिहार। तो क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा कि केरल की साक्षरता दर कितनी है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि केरल की साक्षरता दर कितनी है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि 94। क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से किस राज्य में माध्यमिक स्तर पर स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात सबसे कम है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बिहार। क्वेश्चन नंबर 52 है कि हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 52 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि 82 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, तो क्वेश्चन नंबर जो 53 ये भी पैराग्राफ पर आधारित है। तो दिए गए अनुच्छेद को पढ़ना है, और इसी के आधार पर दिए गए जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको देना है। तो प्यारे बच्चों, पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे आराम से वीडियो को पॉज करके। तो सीधे हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 53 है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो आप सभी को पता है कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है। 54 है कि फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम था। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो परिणाम क्या था आपको ये बताना है। तो ये था कि राजतंत्र की समाप्ति। तो आप सभी को पता है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है कि राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के द्वारा हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 है, राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि फ्रांसीसी क्रांति की घोषणा थी क्या थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्र का गठन जनता के द्वारा होगा, यानी कि राष्ट्र का जो गठन ये जनता के द्वारा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से किसके कारण यूरोप में राज्यों का उदय हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 57 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रवाद के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 58 है कि राष्ट्र राज्यों के उदय का परिणाम हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, साझी पहचान और साझी विरासत का भाव, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं कि क्या कर रहा है। 59 क्वेश्चन कर रहा है, यानी कि खंड घ है, मानचित्र पर आधारित है। तो भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र दिया गया है, इसी के आधार पर आपको पहचान करना है। तो 59 है कि राजनीतिक मानचित्र ए
जो बांध को दर्शा रहा है, इसकी पहचान करना है। तो प्यारे बच्चों, डैम को आप सही प्रकार से देखिए, क्योंकि एक मैप आपको डैम से करने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैप आप देख लीजिए, ए है, बी है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है, जो ए पूछा जाएगा आपको, बी है और ए है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि उस तो 59 में ए पूछा रहा है, ए एक बांध को दर्शा रहा है, तो इसकी आपको पहचान करना है। तो 59 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि वो कौन सा डैम है, तुंगभद्रा है। क्वेश्चन नंबर 60 है, जो मैप में बी को दर्शा रहा है, बी है, ये पूछा रहा है सूत के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तो उन्होंने क्या है, विकल्प में से आपको बताना है। तो ये आपका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर जो 60 है, इसमें का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि गुजरात है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी थी प्रैक्टिस सेट, यानी कि सोशल साइंस की। तो इसको पेपर देने से पहले एक बार जरूर देख के जाएं, क्योंकि बहुत सारे जैसे क्वेश्चन है जो सेम टू सेम ऐसे पेपर में पूछा जाएगा। तो प्लीज़ चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके, टेक केयर।